हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप जानते हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट कैसे बन जाता है? आखिर हमारी बॉडी के अंदर जो हज़ारों तरीके की अलग अलग रिएक्शंस चल रही हैं, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, वो हमारे अंदर बिना किसी तरीके का हमको पेन दिए हुए, बिना किसी तरीके का रिएक्टिव एक्सप्लोजन हुए हुए, या बिना किसी तरीके की हीट को जनरेट किए जो हमको महसूस नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हम इन सारी रिएक्शंस को किस तरीके से सस्टेन कर पाते हैं? इनके पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नाम है एंजाइम्स। और एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं एंजाइम्स पर। और एंजाइम्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में यानी आज की क्लास में हम इन एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। So enzymes are biological catalysts and almost all are proteins. So biological catalysts हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कैटलिस्ट्स बोलते हैं। अब ये जो कैटलिस्ट्स हैं ये एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं, यानी ये हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं या किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। नाउ कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे आरएनए एंजाइम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम्स। और ये जो राइबोजाइम्स होते हैं ये हमारे राइबोसोम्स का पार्ट होते हैं और ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो किसी दो अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं और जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। तो उन बॉन्ड्स को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। और किसी भी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं बिना पेप्टाइड बॉन्ड्स के वो उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कैटालिसिस होता है, ये कैटालिसिस ये प्रोटीन्स की जगह आरएनए मॉलिक्यूल्स करते हैं। और ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो एज ए एंजाइम काम करते हैं और इन पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम्स। और ये राइबोजाइम्स कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, सो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो बेसिकली हमारे जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनको रेगुलेट करते हैं। अब आप पूछेंगे बायोकेमिकल पाथवेज क्या होते हैं? सो बायोकेमिकल पाथवेज हमारी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की सीरीज होती है जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करता है। और जब हम एक पर्टिकुलर सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं पाथवे। तो वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे पाथवे। लेकिन यहाँ पर आप जस्ट इस बात को जानिए कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो इंडिविजुअल रिएक्शंस नहीं होती, वो सोलो रिएक्शंस नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रिएक्शंस होती हैं। और इसीलिए वो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज को बनाती हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पाथवेज होते हैं उन सबको रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, राइट? चलिए, अब आप जानते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन तो बनता है एक लंबी चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। लेकिन वो धीरे धीरे चेन्स आपस में स्टेबलाइज करती हैं अगर वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन है। लेकिन अगर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन है तो वो सिंगल चेन अपने आप को एडजस्ट करती है और अपने बॉन्ड्स, इंटरनल बॉन्ड्स को इस तरीके से वो रीअरेंज करती है ताकि उसकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर हर एक एंजाइम्स के अंदर,
हर एक एंजाइम के अंदर एक ऐसी यूनिक एक्टिव साइट को फॉर्म करती है जहां पर हमारा सबस्ट्रेट फिट होता है, और वो सबस्ट्रेट अंदर फिट होने के बाद बाकी की कैटालिसिस जो उस सबस्ट्रेट के अंदर होती है वो एंजाइम्स करते हैं, और वो उसमें से प्रोडक्ट बना के उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ जो अगर ये एक्टिव साइट हमारी बिल्कुल ठीक है, तभी हमारी ये एंजाइम काम करेगा, तभी उसके अंदर ये सबस्ट्रेट जाएगा। अदरवाइज उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं होगी और एंजाइम काम नहीं करेगा। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। अब ये एक्टिव साइट जो है ये सबस्ट्रेट है हमारा, और ये सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है, और इसीलिए ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अंदर जाके फिट हो जाता है और ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सबस्ट्रेट्स हम किसको बोलते हैं? तो सबस्ट्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, यानी सबस्ट्रेट्स आर द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। नाउ एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। हर एक एंजाइम का एक अपना सबस्ट्रेट होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। वो कुछ ही सबस्ट्रेट्स जो उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स होते हैं, केवल उन्हीं पर ही वो काम कर सकते हैं, बाकी के सबस्ट्रेट्स पर काम नहीं कर सकते। और ये होता है उनकी स्पेसिफिक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो एक्टिव साइट है और यहाँ जो ये सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के अंदर जाकर फिट होगा, और अगर यहाँ पर बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी तभी ये बहुत अच्छे से फिट हो पाएगा, तभी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। और अगर इस सबस्ट्रेट का हम स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो ये सबस्ट्रेट इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट के अंदर तो फिट नहीं होगा, हो सकता है वो किसी और एंजाइम के अंदर फिट हो, और इसलिए वो इस पर्टिकुलर एंजाइम का सबस्ट्रेट काम नहीं करेगा। हो सकता है वो किसी और एंजाइम का सबस्ट्रेट की तरह काम करे। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और ये स्पेसिफिसिटी आती है इनकी बॉन्डिंग की वजह से। नाउ अब जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिव साइट की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उनको हाई रेट पे कैटलाइज करते हैं। यानी जो शुरुआत में अगर आप देखें, हर एक रिएक्शन का एक अपना एक नेचुरल रेट होता है, यानी जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल तरीके से कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन ये जो नंबर होता है प्रोडक्ट बनने का, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर हम रिएक्टेंट लें और वो रिएक्टेंट बिना एंजाइम के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो बहुत कम उसका कन्वर्जन होगा जो अपने नेचुरल तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर वही रिएक्शन को एक एंजाइम कैटलाइज करता है, यानी वो जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को वो एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट अपने अंदर बाइंड कर सकता है, और बाइंड करने के बाद जब वो उसको कैटलाइज करता है तो वो कैटालिसिस बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम्स तक बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्चुअली में जो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से ये इतना हाई रेट दे पाते हैं, वो छिपा होता है उसकी एक्टिव साइट में। और हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट बहुत यूनिक होती है और वो अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। Now, enzymes catalyze biochemical reactions, and such reactions involve the breaking of old and making of new bonds during transformation. अब आप ये जानते हैं कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस, एंड आपने पढ़ा होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है कि जितने हमारा जो जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मैटर हम ना ऐड कर सकते हैं ना हम डिलीट कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है उन सबस्ट्रेट के अंदर जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो पहले से ही उनके बॉन्ड्स होते हैं, वो उनमें से कुछ बॉन्ड्स को, या डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का वो सबस्ट्रेट है, उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और उसके बाद उनके अंदर के जो एटम्स होते हैं या उनके अंदर के जो अगर और रिएक्टेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रीअरेंज किया जाता है, और रीअरेंज करके कुछ न्यू बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनता है हमारा प्रोडक्ट। सो बेसिकली एंजाइम्स का जो काम होता है वो पुराने बॉन्ड्स को सबस्ट्रेट के अंदर तोड़ना और उसके साथ नए बॉन्ड्स को फॉर्मेशन करने के लिए या नए बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए फैसिलिटेट करना। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एंजाइम।
अब हम बात करते हैं केमिकल कैटलिस्ट और एंजाइम्स की, और एक बार हम इनको कंपेयर करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे केमिस्ट्री में होते हैं, वो भी रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, और जो एंजाइम्स हैं ये हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। तो देखते हैं कि इनको साइड बाय साइड इन दोनों का कंपैरिजन करके कि हमारे एंजाइम्स किस तरीके से केमिकल कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं। सो केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मेटल्स हो गए या एसिड्स हो गए, और ये केमिकल कैटलिस्ट हमारी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। और जबकि एंजाइम्स जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए जो आपने अभी देखा जो इससे राइबोजाइम्स होते हैं वो भी हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं या फिर हमारे ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जबकि केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। नाउ केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं उनको यूजुअली उनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुत अच्छी होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर या प्रेशर कम होता है तो उनकी एफिशिएंसी यूजुअली कम हो जाती है। लेकिन ये प्रोटीन्स होते हैं हमारे एंजाइम्स, अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी जो उनकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें कुछ हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, जैसे थर्मोफाइल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग के अंदर होते हैं या कुछ ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहाँ पर उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हाई टेम्परेचर को थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल होता है जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, वो होता है एक टैक पॉलीमरेज, यानी एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है, और वो हाई टेम्परेचर पर आराम से काम करता है। तो ये एक कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि थर्मोफाइल्स के अंदर होते हैं, बट यूजुअली जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे डीनेचर कर जाते हैं। ओके, नाउ केमिकल कैटलिस्ट का जो रिएक्शन रेट होता है वो एज कंपेयर टू एंजाइम्स लो होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका रिएक्शन रेट हमारे केमिकल कैटलिस्ट के रिएक्शन रेट से बहुत ज़्यादा होता है, और ये टिपिकली 10⁻⁶ से 10⁻12 टाइम्स होता है देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि नेचुरल रिएक्शंस विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो आप देख सकते हैं कि ये 10⁻⁶ एंड 10⁻12 ये कितना बड़ा नंबर होता है। तो एंजाइम्स क्या मैजिकल मॉलिक्यूल्स हैं कि वो किसी भी रिएक्शन को इतना हद तक बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, इनके अंदर कोई हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी नहीं होती, और ये बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं, यानी इनके अंदर इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। लेकिन एंजाइम्स के अंदर क्या है कि ये अपने सबस्ट्रेट को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होते हैं, और इनके अंदर बहुत हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है। देन केमिकल कैटलिस्ट में यूजुअली हम लोग साइड प्रोडक्ट्स को देखते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेन प्रोडक्ट्स के अलावा भी बनते हैं, उनको हम लोग साइड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जबकि एंजाइम्स के केसेस में रेयरली हमको कोई साइड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट यूज्ड अप हो जाएंगे, और साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हमारे केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो बहुत इजीली रेगुलेट नहीं होते। एक बार केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई तब आप उनको रेगुलेट करना या उनको रेगुलेट करने के लिए कोई स्टेप्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं उनको, उनके अंदर बहुत सारी हमारी बायोलॉजी में या हमारी सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म्स होती हैं जो हमारे एंजाइम्स को अलग अलग स्टेजेस में कंट्रोल कर सकती हैं, ये रेगुलेट कर सकती हैं। अब बहुत सारे एलोस्टेरिक कंट्रोल्स होते हैं, या फिर एंजाइम्स के जो अंदर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं उनके कोवलेंट स्ट्रक्चर में। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर एंजाइम की फंक्शनैलिटी में, या इवन जो एंजाइम का अमाउंट है वो भी इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि आगे की रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जिसको हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जस्ट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल कैटलिस्ट वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, जबकि जो हमारे केमिकल कैटलिस्ट्स होते हैं वो रेगुलेटेड नहीं होते।
ऑलराइट, आई थिंक इस पर्टिकुलर कंपैरिजन ने आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट दे दिया होगा कि किस तरीके से हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे केमिकल कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंजाइम्स. सो अगर हम देखें, सबसे बड़ा फीचर जो होता है एंजाइम का वो होता है स्पेसिफिसिटी फॉर अ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट को लेके स्पेसिफिसिटी. डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से उनके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सेकंड होता है उनका कैटालिटिक पावर. इसका मतलब ये है कि दे कैन ओनली एक्सिलरेट स्पेसिफिक ऑलरेडी पॉसिबल रिएक्शंस. ये सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं उसको स्पीड अप कर सकते हैं, उसको स्पीड डाउन नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते. ये सिर्फ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को जो कि पॉसिबल हैं. जो पॉसिबल रिएक्शंस नहीं है उसमें एंजाइम्स काम नहीं करेंगे. ऑलराइट, देन थर्ड इज द कैटालिसिस ऑफ रिपीटेड रिएक्शंस. अब क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर बाइंड कर लेता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट निकाल देता है. लेकिन वो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होता. अब जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एंजाइम फ्री हो जाता है, और वो एंजाइम दोबारा से एक नए सबस्ट्रेट को अपने अंदर बाइंड कर सकता है और दोबारा से एक नया प्रोडक्ट बनाता है. तो इस तरीके से ये जो कैटालिसिस होती है ये उसकी साइक्लिक होती है. ये अपने आप को कभी भी कंज्यूम नहीं कराता किसी भी रिएक्शन में, बल्कि इसका काम क्या होता है, रिएक्शन कराया और उस प्रोडक्ट को बाहर निकाला, फिर से एक नया सबस्ट्रेट लिया, फिर से प्रोडक्ट बनाया, फिर से सबस्ट्रेट लिया, फिर से प्रोडक्ट बनाया. सो वो बार बार अपने आप को, हम इस एंजाइम को हमारे अंदर सेल्स रीयूज करती रहती हैं. दे कैन ओनली कैटेलाइज एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस. अब यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल हैं, यानी कि जहां पर हम एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं या कंज्यूम भी कर सकते हैं. कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक होती हैं. लेकिन अगर वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो रिएक्शन किसी भी तरीके से वो एनर्जी को ऑप्टिमाइज या ऑप्टिमली वो उसको यूज़ नहीं कर पाती है एनर्जी का, और वो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी भी वो कैटालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कभी भी ऐसी रिएक्शंस को कैटेलाइज नहीं करेंगे. अगर वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है रिएक्शंस, तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा कि जो हमारी सेल है वो किसी ना किसी फेवरेबल रिएक्शन को उस अनफेवरेबल रिएक्शन के साथ कपल कर देगी, उसके साथ जोड़ देगी, ताकि जो उसका डिफरेंस आता है उसकी वजह से वो एनर्जेटिकली फेवरेबल वो रिएक्शन बन जाए, और तब जाके हमारे को प्रोडक्ट मिल सकते हैं. तो ये याद रखिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस को ही कैटेलाइज करते हैं. वो अगर वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, तब हमारी सेल किसी ना किसी ऐसी रिएक्शन को जो कि फेवरेबल होगी वो उसके साथ उसको कपल कर देती है. और वो कपलिंग जो होती है वो रिएक्शन, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन को किसी के साथ कपल कर दिया, ये रिएक्शंस हमारी ऑलरेडी मेटाबॉलिक पाथवेज का पार्ट है. तो जो पाथवेज बन गए, और ये भी हमारे करोड़ों साल के इवोल्यूशन का एक रिजल्ट है, ये आज एक ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस इवोल्यूशन की वजह से बहुत रिफाइन होकर आज की तारीख में हमारे पास आई हैं, और वो उसी तरीके से चल रही हैं. तो ये सारी चीज़ें जब भी चल पा रही हैं क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल हैं. तो वो ही रिएक्शंस कपल हुई हैं जो ऑलरेडी पहले से ही चली आ रही हैं. सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि कोई अनफेवरेबल रिएक्शन कपल होती है किसी फेवरेबल रिएक्शन के साथ, तो वो रैंडम नहीं है, वो ऑलरेडी चली आ रही है. बट अगर अनफेवरेबल है तो वो अपने आप में वो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, उसके साथ ऑलरेडी हमारी नेचर ने कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन को डाल रखा होगा जिसकी वजह से वो फेवरेबल बन गई है. क्लियर? ओके. नाउ एंजाइम स्लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत पूछा जाता है. एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए ज़रूरी होती है. सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन. अब हम
एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है, और इसके ग्राफ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर पार्क करते हैं, लेकिन एज यू नो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स, तो आपको पता है कि पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको बोलते हैं। नाउ अब आप देखिए कि यहाँ पर एक, ये जस्ट एक छोटा सा डायग्राम है, इट्स नॉट अ ग्राफ। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये हमारी एनर्जी है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसको एक बैरियर है एनर्जी का, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है, तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये बैरियर बहुत बड़ा है, राइट। अब देखिए यहाँ जब एंजाइम आ गया, तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने इस बैरियर को छोटा कर दिया, राइट। सो इसने क्या करा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर था उसको इसने कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसने कम कर दी। अब ये कम एनर्जी में ये रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये काम करता है एंजाइम। ये करते क्या है, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ये लोअर कर देते हैं। दैट इज अ जॉब ऑफ द एंजाइम, रिमेंबर दैट। नाउ इवन एक्सर्गोनिक रिएक्शंस दे रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगी, यानी ऐसी रिएक्शन जो कि हीट प्रोड्यूस करेगी या एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जब रिएक्शन होगी, लेकिन उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उन सब के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऑलराइट, चलिए गुड। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है इससे। ये जो एनर्जी होती है, ये जो हमारे सबस्ट्रेट के अंदर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं, ये उनको या तो वीक कर देगी या उनको ब्रेक करने के में हेल्पफुल होती है, और ये नए बॉन्ड्स को फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। ओके, तो ये जो काम होता है, इससे होता क्या है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जब बाइंड करते हैं, तो इस बाइंडिंग से क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस आती है, और उस फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस की वजह से उनके बॉन्ड्स को तोड़ना या किसी रिएक्शन को स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इसी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, और इन जो हमारे बॉन्ड्स बने हुए हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, इनको तोड़ना या इनको जोड़ना, ये काम भी ईजी कर देते हैं, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे एंजाइम्स के। मुझे लगता है कि आपको अब एंजाइम्स का एक 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 बेसिक्स आपको या फंडामेंटल्स पता चल गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आप कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप, मेरा ईमेल गया हुआ है, स्क्रीन पर है, आप मेरे से ईमेल पर बात कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।